कहाँ से आएंगे एमसीक्यूज, तुम खुद बताओ। इंस्टीट्यूट ने इस बार स्वयं 102 पेजेस की बुकलेट जारी करी है, जिसके अंदर उसने पास्ट ईयर में पूछे गए एमसीक्यूज केस बेस शामिल किए हैं और अपनी तरफ से भी सजेस्टेड केस बेस दिए हैं, और बिल्कुल उसी पैटर्न में दिए जिस पैटर्न में वो पूछता है, पेपर में पूछता आया है। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को मिक्स करके, प्रैक्टिकल चैप्टर्स को मिक्स करके, अलग अलग चैप्टर्स को मिला करके एक एक केस स्टडी भी बनाई है, बिल्कुल उसी पैटर्न में। खूबसूरत है, वहां से पेपर जरूर आएगा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ जो जनवरी 25 में 30 नंबर के एमसीक्यूज आए थे, उनका पूरा डिस्कशन। लेकिन एक चीज को मार्क कर लीजिए, कान खड़े करके सुन लीजिए, और अगर वीडियो को स्किप करने वाले हो तो भाई वीडियो को मत देखो, फायदा नहीं होगा, यहां सुनो पहले आप। बच्चों, आईसीआई की पूरी 102 पेजेस की बुकलेट करना जरूरी है, 2 एमटीपी करना जरूरी है, केस बेस्ड एमसीक्यूज की 2 आईटीपी करना जरूरी है। एक पीवाईक्यू तो इस वीडियो में डिस्कस हो जाएगा, जनवरी 25 वाला। लेकिन अगर आपको सारी कवरेज करनी है मात्र 5 घंटे के अंदर और अपने 30 नंबर सुदृढ़ करने, क्योंकि उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, वहां जाइए और मात्र 5 घंटे में पूरा डिस्कशन पाइए। और उस बैच को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो उसके साथ आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। 10 सेकंड लगा करके सुन लीजिए। एक तो आपके पूरे चैप्टर के आपको रिवीजन नोट्स मिल जाएंगे, समरी वाले, एएस मिल जाएंगे, चार्ट बुक एएस की, और उनकी रिविजनरी वीडियोस भी मिल जाएंगी, चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाएंगे जो मैं खुद चेक करके दूंगा। पेपर से एक दिन पहले भी सबमिट करोगे तो भी आपको चेक होकर के मिल जाएगा, गलतियां मैं खुद बताऊंगा। आरटीआई शीट इवैल्यूएट करके दूंगा आपको, अगर आपने मंगाई और पता नहीं चला उसमें गलतियां कहां कहां है। ये सारा बेनिफिट्स पा सकते हैं आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से, मात्र एक लिंक ज्वाइन करके। पूरा, अगर मैं एमसीक्यूज की बाकी जो लेक्चर्स हैं बचे हुए, जिसके अंदर मैंने केस बेस्ड बुकलेट कराई 102 पेज की, 2 एमटीपी 2 आईटीपी करवाए हैं, एक पीवाईक्यू भी करवाया है, इससे अलग, ये जनवरी 25 वाला इससे अलग, सितंबर 24 वाला, तो 20 घंटे के अंदर पूरा एडवांस अकाउंट्स रिवाइज है विद कॉन्सेप्ट, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज हैं, टेस्ट हैं, चेक करके मैं दे रहा हूँ पूरा 20 घंटे में। पहली बार भी पढ़ रहे हो, कुछ नहीं आता तो भी समझ में आएगा। बैच जरूर ज्वाइन करो, फायदा उठाओ, और अभी जनवरी 25 के एमसीक्यूज को देखना शुरू करो। हेलो बच्चा पार्टी। इस क्लिप के अंदर हम लोग कवर अप करने जा रहे हैं जनवरी 25 में जो एग्जाम आया था आपका सीए इंटर एडवांस अकाउंट्स का, उसका एमसीक्यू वाला पार्ट पूरा का पूरा 30 मार्क्स का डिस्कस करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं प्यारे बच्चों बिना किसी देरी के। केस सिनेरियो नंबर 1, 1 अप्रैल 2019 को ब्लैक लिमिटेड को ग्रांट मिली है 15 लाख रुपीस की मशीन खरीदने के लिए, जिस मशीन की कॉस्ट है 50 लाख। तो 50 लाख मशीन की कॉस्ट है, 15 लाख की ग्रांट मिल जाएगी, आपके जेब पे क्या पड़ेगा 35 लाख। और जो ग्रांट मिलती है डेप्रिशिएबल एसेट खरीदने के लिए वो कॉस्ट से ही माइनस होती है, 35 लाख वो कॉस्ट से ही माइनस होती है। यस सर, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 में लिखा हुआ है। तो नेट कॉस्ट आपको पड़ेगी 35 लाख रुपीस। ग्रांट वॉज क्रेडिटेड टू द कॉस्ट ऑफ द मशीन, हाँ वही बात लिखी हुई है, ग्रांट को कॉस्ट से माइनस कर दिया। लाइफ ऑफ मशीन 10 साल है और स्क्रैप वैल्यू 10 साल बाद रहेगी 5 लाख रुपए। ठीक है सर जी। तो प्यारे बच्चों लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली। मशीनरी की कॉस्ट 50 लाख रुपीस। यस सर जी। आपको ग्रांट मिल गई 15 लाख। यस सर। तो नेट कॉस्ट कितनी पड़ी आपको 35 लाख। डेप्रिसिएशन कैसे निकालोगे सर? नेट कॉस्ट 35 लाख माइनस स्क्रैप वैल्यू 5 लाख डिवाइडेड बाय लाइफ। तो पर ईयर डिप्रिसिएशन निकल करके आएगा आपका 3 लाख। ये आपका पर ईयर का डिप्रिसिएशन 3 लाख रुपीस। और क्या लिखा हुआ है? कह रहे हैं 1 अप्रैल 21 को कंडीशंस तोड़ दी जिसकी वजह से ग्रांट रिफंड करनी पड़ गई। ओ माय गॉड, जो 15 लाख की ग्रांट मिली थी वो कंडीशन टूटने की वजह से रिफंड करनी पड़ रही है। और एएस 12 ने बताया अगर ग्रांट रिफंड करनी पड़ जाए तो कॉस्ट में एड बैक कर दोगे जिस कॉस्ट से माइनस किया था। 31 मार्च 23 को इम्पेयरमेंट हो रहा है, रिकवरेबल अमाउंट है 28 लाख, यूजफुल लाइफ 4 साल, रेसिडुअल वैल्यू 0। देखते हैं इसका क्या होगा। 1 अप्रैल 24 को कंपनी ने एक्सचेंज कर ली एक मशीनरी, बदले में कैश लिया और एक मशीनरी ले ली, मतलब मशीनरी दे दी और बदले में कैश ले लिया और मशीनरी ले ली। ठीक है सर। इस बेस पर आपको आंसर्स दे करके चलने हैं क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 की। ठीक है सर, ठीक है सर। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, मैं पहले दूसरा क्वेश्चन कराता हूं आपको। मैं पहले दूसरा क्वेश्चन कराता हूं, दूसरा कराऊं पहला कराऊं? पहला ही कराता हूं। कह रहे हैं 31 मार्च 21 को कैरिंग अमाउंट कितना होगा मशीनरी का डेप्रिसिएशन लगाने के बाद। बच्चों बहुत ध्यान से देखो,
बच्चों को ध्यान से देखो, आपने 1 अप्रैल 19 को मशीनरी खरीदी, हाँ सर, नेट कॉस्ट कितनी पड़ी आपको 35 लाख, नेट कॉस्ट कितनी पड़ी 35 लाख। कह रहे 31 मार्च 21 को यानी 2 साल बाद, 19 20 20 21, 2 साल बाद कितनी वैल्यू बचेगी, तो 2 साल का डिप्रिसिएशन माइनस कर दो। 1 साल का अभी निकाला तुमने 3 लाख, तो 2 बार 3 लाख माइनस कर दो, ये आ गया 29 लाख। फर्स्ट का आंसर हो गया डी 29 लाख रुपीज, 29 लाख रुपीज। ठीक है सर, ठीक है सर। एक काम करता हूं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे कीमती लग रहा है, इसकी पूरी फ्रेमिंग करवा देता हूं मैं आपको, इसकी पूरी फ्रेमिंग करवा देता हूं। राइटिंग पैड पे आ जाओ बच्चों मेरे साथ साथ, राइटिंग पैड पे आ जाओ बच्चों मेरे साथ साथ। 1 अप्रैल 19, इस दिन एक मशीनरी आपने परचेज करी 50 लाख में, जिसमें से आपको ग्रांट मिल गई 15 लाख की, तो 35 लाख रुपए नेट कॉस्ट पड़ी, जिसमें से अगर आप स्क्रैप वैल्यू माइनस करोगे 5 लाख तो बचेगा 30 लाख, डिवाइड करोगे लाइफ से 10 लाख, तो पर ईयर डिप्रिसिएशन आ जाएगा आपका 3 लाख डिप्रिसिएशन पर ईयर। क्वेश्चन ने पहला सवाल ये पूछा कि 19-20 और 20-21 2 साल बाद 31 मार्च 21 को वैल्यू क्या बचेगी, तो सिंपल नेट कॉस्ट 35 लाख पड़ी थी, 3 लाख का डिप्रिसिएशन 2 बार माइनस कर दो, क्या बचा 29 लाख। ये आ गया पहले क्वेश्चन का आंसर। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जी 31 मार्च 22 यानी ये वाला साल, अब मैं रेड कलर के पेन से लिख रहा हूं, साल 21-22, ये वाला साल 21-22, इस ईयर का डिप्रिसिएशन कितना होगा, 21-22 का डिप्रिसिएशन कितना होगा। और इससे पहले आप 21-22 का डिप्रिसिएशन निकालना शुरू कर दो। एक बात और लिखी हुई थी क्वेश्चन के अंदर कि 31 मार्च 21 के बाद यानी 1 अप्रैल 21 को कंडीशंस टूट गई और 15 लाख की ग्रांट आपको रिफंड करनी पड़ गई, 15 लाख की ग्रांट आपको रिफंड करनी पड़ गई प्यारे बच्चों। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। तो बच्चों क्या हुआ, 29 लाख रुपीस की WDV थी, हाँ, और 15 लाख रुपए और रिफंड करने पड़ गए आपको। तो पता है आपकी नई वैल्यू कितनी हो जाएगी 44 लाख। AS 12 क्या कहता है, अगर ग्रांट रिफंड करनी पड़ जाए तो उतना अमाउंट ऐड बैक कर दो अपने WDV में। तो 29 लाख की WDV में 15 लाख का रिफंड ऐड हो जाएगा, 44 लाख हो जाएगी प्यारे बच्चों, 44 लाख हो जाएगी प्यारे बच्चों। ठीक है सर जी, नो प्रॉब्लम विद दैट, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम विद दैट। ठीक है बच्चा पार्टी, ठीक है बच्चा पार्टी। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, डेप्रिसिएशन बताओ जी अगले साल का कितना होगा। तो सर ये 29 लाख वाले पोर्शन पे तो वही रहेगा 3 लाख जो हम ऑलरेडी निकालते हुए आ रहे थे, हाँ हाँ हाँ, स्ट्रेट लाइन मेथड है ना, हाँ हाँ हाँ। ये 15 लाख वाले पोर्शन पे कैसे निकलेगा सर, 15 लाख बचे हुए 8 ईयर्स में डिवाइड हो, क्योंकि 15 लाख आपने कब पे किया है, 2 साल बाद। मशीन खरीदी 2 साल पहले, 15 लाख पे किया रिफंड के तौर पे 2 साल बाद। मशीनरी की 10 साल की लाइफ में से 2 साल ऑलरेडी बीत चुके हैं, तो जो ये 15 लाख अब आप पे कर रहे हो ये 8 ईयर में ही प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा आपको, ये 8 ईयर में ही प्रोपोर्शनेट कर। मशीनरी की लाइफ ही बची हुई कितनी, 8 साल, उस 8 साल के लिए अब आप 15 लाख पे कर रहे हो, तो 15 लाख 8 साल में ही डिवाइड होगा। इस 15 लाख के बदले मशीनरी 8 साल ही मिलेगी यूज करने के लिए। ओके सर, ओके, नहीं तो गवर्नमेंट उठा के ले जाएगी। तो 15 लाख 8 साल में प्रोपोर्शनेट होगा, ये हो गया 187,500। तो प्यारे बच्चों 3 लाख ये और 187,500 ये डेप्रिसिएशन हो गया आपका 487,500, ये डेप्रिसिएशन हो गया 487,500, 487,500। जो 29 लाख वाला पोर्शन है वो 35 लाख की नेट कॉस्ट में से निकला है, उस पे तो वही 3 लाख का डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से चलता रहेगा। 15 लाख जो अभी अभी पे किया ये 8 ईयर में प्रोपोर्शनेट हो जाएगा, 487,500 आ जाएगा। ठीक है सर, तो सेकंड का आंसर हो गया जी ए। थर्ड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, थर्ड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कह रहा है इंपेयरमेंट लॉस बताइए कितना P&L में जाएगा, इंपेयरमेंट लॉस बताइए। इंपेयरमेंट लॉस यानी ये वाली जो बातें आपको लिखी हुई थी, ये वाली 31 मार्च 23 को रिकवरेबल अमाउंट 28 लाख है, रेजिडुअल वैल्यू 4 साल है, निल है, और यूजफुल लाइफ रिवाइज्ड वाली 4 साल है। 31 मार्च 23 को इंपेयरमेंट हो रहा है प्यारे बच्चों, 31 मार्च 23 को इंपेयरमेंट हो रहा है। अब मैं ब्लू कलर के पेन से लिखता हूं, ब्लू कलर के पेन से लिखता हूं, इंपेयरमेंट हो रहा है और 1 साल बाद 31 मार्च 23 को इस दिन का रिकवरेबल अमाउंट आपको दे रखा है 28 लाख, रिकवरेबल अमाउंट आपको दे रखा है 28 लाख। इसे आप बुक वैल्यू से कंपेयर करो तो आपको पता चल जाएगा कितना इंपेयरमेंट लॉस है। तो हमें 31 मार्च 23 की बुक वैल्यू चाहिए, बुक वैल्यू चाहिए। सर 31 मार्च 23 को बुक वैल्यू कितनी आई थी सर, 44 लाख हो गई थी हमारी बुक वैल्यू 31 मार्च 21 को। रिफंड करने के बाद उसमें से सर 4,87,500 का डिप्रिसिएशन 21-22 का माइनस कर दो, 44 लाख माइनस 4,87,500,
सर 3912,500, इसमें से एक बार और 22, 23 का डेप्रिसिएशन फिर से माइनस कर दो, 487,500, 34,25,000, बुक वैल्यू बची 3425, रिकवरेबल अमाउंट है 28 लाख, तो इंपेयरमेंट लॉस कितना हो गया 6,25,000। समझने की कोशिश कीजिए, 31 मार्च 23 को इंपेयरमेंट हो रहा है, रिकवरेबल अमाउंट 28 लाख, बुक वैल्यू चाहिए 31 मार्च 23 की, तो पता चल जाएगा डिफरेंस कितना है और इंपेयरमेंट लॉस आ जाएगा। बुक वैल्यू कैसे निकाले 31 मार्च 23 को, आपके पास 2 साल पहले की बुक वैल्यू है 31 मार्च 21 को 44 लाख, रिफंड करने के बाद उसमें से एक और एक 2 साल का डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, तो 31 मार्च 23 की बुक वैल्यू आ जाएगी। कितना है 2 साल का डेप्रिसिएशन 487, 487,500, 2 बार माइनस कर दो, 487,500, 487,500, तो बुक वैल्यू आ गई 3425, इंपेयरमेंट लॉस ये रहा। 487,500 कैसे आया वो आपको मैंने सिखा दिया, ओरिजिनल पोर्शन पे 3 लाख, रिफंड वाले पे 187,500, 15 लाख डिवाइडेड बाय 8, ये लीजिए सर। तो आपके थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो गया सी, इंपेयरमेंट लॉस 625 डेबिट करेंगे पेंडल, और फोर्थ नहीं करेंगे, ये गलत था, इस क्वेश्चन में मिस्टेक थी, आपको झंझट में पढ़ने की अब जरूरत नहीं है, जो मिस्टेक थी उसे छोड़ो। नेक्स्ट, स्टार लिमिटेड की बैलेंस शीट दे रखी है, डेफर्ड टैक्स एसेट, लायबिलिटी, ये सब डाटा दे रखा है आपको, और इसके बेस पर आपसे कुछ एक क्वेश्चंस मांगे हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है 31 मार्च 24 को पहला क्वेश्चन पहले नहीं करेंगे, 6th वाला करते हैं। कह रहे हैं डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी की वैल्यू क्या होगी 31 मार्च 24 वाले दिन। प्यारे बच्चों, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी पहले से कितने की थी आपके क्वेश्चन में, जो ऑलरेडी गिवन थी 2,10,000, और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का एक डिफरेंस और क्रिएट होगा, ये वाला डेप्रिसिएशन अकाउंट्स के हिसाब से कितना है 12 लाख और इनकम टैक्स के हिसाब से 18 लाख। डेप्रिसिएशन एक खर्चा है, डेप्रिसिएशन एक खर्चा है, अकाउंट्स के हिसाब से खर्चा कम अलाउड है, इनकम टैक्स वाले ज्यादा खर्चा अलाउड कर रहे हैं। अगर इनकम टैक्स वाले ज्यादा खर्चा अलाउड कर रहे हैं, P&L में ज्यादा खर्चा डाल रहे हैं, तो प्रॉफिट नीचे गिरेंगे या नहीं, इनकम टैक्स के हिसाब से प्रॉफिट नीचे गिर जाएंगे और टैक्स कम बनेगा। यानी इनकम टैक्स एक्ट के नियम के हिसाब से टैक्स बन रहा है कम, क्योंकि वो ज्यादा डेप्रिसिएशन ज्यादा खर्चा अलाउ कर रहे हैं, ज्यादा खर्चा अलाउ होगा तो प्रॉफिट नीचे गिरेगा, टैक्स कम बनेगा। तो इनकम टैक्स के नियम के हिसाब से टैक्स बन रहा है कम, और जब जब इनकम टैक्स के नियम के हिसाब से टैक्स कम बनेगा और अकाउंट्स के यानी कंपनीज एक्ट के नियम के हिसाब से टैक्स ज्यादा बनेगा, वो होती है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। सर अकाउंट्स के नियम के हिसाब से यहां पे टैक्स ज्यादा बनेगा, हाँ क्यों, अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन कम अलाउड हुआ है, खर्चा कम अलाउड हुआ है, खर्चा कम का मतलब अकाउंट्स के हिसाब से कंपनीज एक्ट के हिसाब से प्रॉफिट ज्यादा आ रहे होंगे, तो टैक्स ज्यादा हो रहा होगा। तो अकाउंट्स के हिसाब से टैक्स ज्यादा है, इनकम टैक्स के हिसाब से टैक्स कम है, ये बन गई डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। डिफरेंस कितना है 6 लाख और टैक्स रेट कितना है 20%, 6 लाख का 20% 1,20,000, तो 2,10,000 की डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी पहले से थी, और 18 माइनस 12 6 लाख का 20%, 1,20,000 की और हो गई। इसका आंसर हो गया 330, इसका आंसर हो गया 330। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कितना डेफर्ड टैक्स एसेट रिवर्सल हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा 31 मार्च 24 में। बच्चों ये वाला पॉइंट देखो, ये वाला पॉइंट देखो, एम्प्लॉयर पीएफ कंट्रीब्यूशन जो पिछले साल डिसअलाउड था 22-23 में, वो इस साल अलाउड हो रहा है। तो पिछले साल जब डिसअलाउड हुआ था, कोई भी एक्सपेंस डिसअलाउड होता है तो डेफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट होता है, डेफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट होता है। तो 22-23 में जब पीएफ कंट्रीब्यूशन नाम का एक्सपेंस डिसअलाउ हुआ था, तब डेफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट हुआ था पिछले साल, लेकिन अब वो एक्सपेंस 23-24 में अलाउड कर दिया है, तो ये डेफर्ड टैक्स एसेट रिवर्स हो जाएगा। कितना 82,000 का अमाउंट था, टैक्स रेट लगा दो 20%, 16,400, तो इसका आंसर हो जाएगा 16,400। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है परमानेंट डिफरेंस कौन सा है AS22 के हिसाब से, डोनेशन, डोनेशन। अब आते हैं पहले क्वेश्चन पे, अब आते हैं पहले क्वेश्चन में, डेफर्ड टैक्स एसेट की वैल्यू क्या होगी 31 मार्च 24 में। प्यारे बच्चों लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली। डेफर्ड टैक्स एसेट आपका 1 अप्रैल 23 को सवाल की शुरुआत में कितने का था सर जी, 1,20,000 रुपीज का था। 1,20,000 रुपीज का था, बिल्कुल ठीक। 1 अप्रैल 2023 को हमें ये देखना है कि ईयर 23-24 के दौरान कितना डेफर्ड टैक्स एसेट और क्रिएट हुआ, वो प्लस कर दो, जितना रिवर्स हुआ वो माइनस कर दो, तो 31 मार्च 24 को डेफर्ड टैक्स एसेट की वैल्यू निकल करके आ जाएगी, आ जाएगी।
तो प्यारे बच्चों ये सारे आइटम्स देखो एक एक करके। डेप्रिसिएशन ये तो डीटीएल था, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी था, डेफर्ड टैक्स एसेट नहीं था, डेफर्ड टैक्स एसेट नहीं था। और एम्प्लॉयर पीएफ कंट्रीब्यूशन ये रिवर्स हुआ है सर 16400 का, तो ये रिवर्स हुआ है तो ये माइनस कर दो सर, जो रिवर्स हुआ है उसे माइनस कर दो सर, ठीक है सर, जो रिवर्स हुआ है वो माइनस कर दिया। और अनअमोर्टाइज्ड प्रिलिमिनरी एक्सपेंस एज पर टैक्स रिकॉर्ड्स, अनअमोर्टाइज मतलब अनअलाउड एक्सपेंसेस है टैक्स रिकॉर्ड के हिसाब से। अनअलाउड एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस जो अलाउ नहीं हुए वो क्या क्रिएट करते हैं, डेफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट करते हैं, मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले। तो डेफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट होगा तो क्या करोगे, प्लस 1 लाख का 20%, 1 लाख का 20%। ओके सर, ओके सर। और डोनेशन क्या है, ये तो परमानेंट डिफरेंस है। तो आपका आंसर कितना आया, 1,20,000 माइनस 16,400 प्लस 20,000, 123,600 यानी कि सी, यानी कि सी 123,600। सर ये आपने कंसिडर नहीं किया सर, ये इंटरेस्ट वाला एक्सपेंस 4,50,000। बच्चों इंटरेस्ट पेड अकाउंटेड इन बुक्स ऑन एक्रूअल बेसिस बट पेड ऑन 15 मई। पेमेंट कब हो रही है, 15 मई को इस इंटरेस्ट की। और जनरली इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की डेट क्या होती है, 31 जुलाई। तो आप ये अज्यूम करोगे कि रिटर्न फाइलिंग से पहले ही क्वेश्चन में जब पेमेंट दे रखी है इंटरेस्ट की तो रिटर्न इसके बाद ही भरी होगी। और बच्चों आपका इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 43 क्या कहता है, अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न भरने से पहले इंटरेस्ट की पेमेंट कर दे तो उसी ईयर में अलाउड कर देंगे, उसी ईयर में अलाउड कर देंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये इंटरेस्ट है कौन से पीरियड का, 23-24 का, लेकिन पेमेंट कब हो रही है, 15 मई 2024 यानी 24-25 ईयर में। इंटरेस्ट 23-24 का है, पेमेंट हो रही है 24-25 में। पर इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 43 कहता है कि अगर तुमने इनकम टैक्स की रिटर्न से पहले पेमेंट कर दी, रिटर्न फाइलिंग से पहले पेमेंट कर दी, तो 23-24 ईयर में अलाउड कर देंगे, भले ही पेमेंट तुम 24-25 में कर रहे हो। तो अकाउंट्स के पीएनएल में एक्रूअल बेसिस पे यानी 23-24 में ही इस इंटरेस्ट को हमने लिया, और इनकम टैक्स के हिसाब से भी 23-24 में ही ले रहे हैं, तो कोई डिफरेंस क्रिएट ही नहीं हो रहा। पेमेंट भले ही 24-25 में हुई है, पर इनकम टैक्स एक्ट क्या कह रहा है, रिटर्न फाइलिंग से पहले पेमेंट हो रही है तो 23-24 में ही अलाउड कर देंगे, भले ही पेमेंट तुम 24-25 में कर रहे थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इनकम टैक्स के पीएनएल में भी इंटरेस्ट 23-24 में अलाउड हो रहा है। अगर हम ये एजम्पशन ले लेते हैं कि रिटर्न फाइलिंग से पहले ही ये पेमेंट हुई है, रिटर्न फाइलिंग इसके बाद हुई है, ओके सर, ओके सर, ओके सर, और ड्यू डेट से पहले हुई है, और अकाउंट्स के पीएनएल में भी 23-24 में ही अलाउड हो रहा है, तो कोई डिफरेंस क्रिएट ही नहीं हो रहा। तो ये सेक्शन 43, और ये एजम्पशन ही बेस्ट एजम्पशन है। क्यों, क्योंकि 31 जुलाई की जनरल डेट होती है इनकम टैक्स रिटर्न की, उससे पहले 15 मई को पे कर रहे हो आप, तो यही बेस्ट एजम्पशन है। आप ये मत कहना कि हम तो अज्यूम करेंगे रिटर्न पहले ही भर दी, नहीं सर नहीं, वो अच्छी एजम्पशन नहीं, वो अच्छी एजम्पशन नहीं। अगला क्वेश्चन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 से है। एक कॉन्ट्रैक्ट किया जिसका रेवेन्यू प्राइस तय हुआ 350 लाख, ठीक है सर, और आपसे पूछा गया इसमें लॉस कितना आएगा या प्रॉफिट कितना आएगा। तो बच्चों सिंपल, टोटल कॉन्ट्रैक्ट का पूछा है, व्हाट विल बी प्रॉफिट लॉस ऑन कॉन्ट्रैक्ट, पूरे कॉन्ट्रैक्ट, किसी पर्टिकुलर ईयर का नहीं पूछ रहे, पूरे कॉन्ट्रैक्ट का। तो क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट के टोटल रेवेन्यू में से कॉन्ट्रैक्ट की टोटल कॉस्ट माइनस कर दो। टोटल रेवेन्यू ये रहा 350 लाख, टोटल कॉस्ट आएगी 355 लाख, तो आपका 5 लाख का लॉस आ रहा है सर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, लॉस ऑन कॉन्ट्रैक्ट 5 लाख। सर हमें बताइए टोटल कॉस्ट 355 लाख कैसे आई, टोटल रेवेन्यू तो दे रखा था 350, टोटल कॉस्ट 355 कैसे आई। सर ये मटेरियल परचेज्ड 125, सर ये लेबर चार्जेस 95, ये हो जाएगा प्लस 125 प्लस 95, अनयूज्ड मटेरियल हो जाएगा माइनस, जो मटेरियल यूज ही नहीं हुआ वो कॉस्ट में क्यों आएगा, उसे माइनस कर देंगे, प्लस फर्दर कंप्लीशन कॉस्ट ये 115 लाख, ये प्लस हो जाएगा, इतना पैसा और लगने वाला है। पर हमें तो टोटल निकालना है ना, तो जो लग गया वो भी और जो लगने वाला है वो भी, सब कुछ ले लो। ये फ्यूचर कॉस्ट है जो और लगने वाली है, पर हम इसे टोटल कॉस्ट में तो लेंगे ना। टोटल कॉस्ट में क्या आता है, जो लग गई वो भी, जो लगने वाली है वो भी। और ये तो 50 लाख तो पार्ट पेमेंट रिसीव्ड है, ये कंसिडर नहीं होगा। और इस मशीनरी का प्रोपोर्शनेट डिप्रिसिएशन 210 लाख की मशीनरी है, 20 ईयर्स इसकी लाइफ है, कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपने इसे 4 साल यूज किया, डिवाइडेड बाय 20 × 4, ये और प्लस हो जाएगा। तो आपकी कॉस्ट निकल करके कितनी आ गई, 125 प्लस 95 माइनस 22 प्लस 115, और ये कितना आएगा सर 210 डिवाइडेड बाय 20 × 4, 42
125 प्लस 95 माइनस 22 प्लस 115 प्लस 42 355 355। ठीक है सर, ठीक है। पूरी मशीनरी 210 लाख की जो 20 ईयर्स चलेगी, पर कॉन्ट्रैक्ट के लिए तो 4 साल ही यूज हुई है ना, तुम्हें तो कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट निकालनी है, तो 4 साल का ही लेकर के चलो डिप्रिसिएशन। ठीक है सर, 210 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 4। ओके सर, नेक्स्ट कह रहे हैं एस लिमिटेड ने 25 लाख का लोन लिया एबीएन बैंक से और इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया। के लिमिटेड के इक्विटी शेयर्स खरीद लिए। एस लिमिटेड ने बैंक से 25 लाख का लोन लेके के लिमिटेड के इक्विटी शेयर्स खरीद लिए। ठीक है, के लिमिटेड एक नए प्रोजेक्ट में काम कर रही है। ठीक है जी, 31 मार्च 24 को प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं था, इसलिए डायरेक्टर्स जो एस लिमिटेड के हैं उन्होंने इंटरेस्ट कैपिटलाइज कर दिया 2 लाख रुपए का और इसे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में ऐड कर दिया। मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की 31 मार्च 24 को 24 लाख रुपए है। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। मतलब देखो सुनो सर, एस लिमिटेड ने 25 लाख का लोन लिया बैंक से और वो लोन लेकर के इक्विटी शेयर्स खरीद लिए के लिमिटेड के, और इस 25 लाख के लोन पे जो इंटरेस्ट बन रहा है उसे कैपिटलाइज करके चल रही है एस लिमिटेड। एस लिमिटेड ने 25 लाख का लोन लिया, शेयर्स खरीद लिए, और इस 25 लाख के लोन पे जो ब्याज बन रहा है उसे शेयर्स की ही कॉस्ट में ऐड करके चल रही है, कैपिटलाइज करके चल रही है एस लिमिटेड। गलत है। क्यों? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 कहता है अगर क्वालिफाइंग एसेट है उसके लिए लोन लिया उसका इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा। क्वालिफाइंग एसेट के लिए लिए गए लोन का इंटरेस्ट कैपिटलाइज होता है। अगर क्वालिफाइंग एसेट नहीं है उसके लिए लोन लिया है उसका इंटरेस्ट कैपिटलाइज नहीं होता। तो सर जी इसका आंसर हो जाएगा सी। एस लिमिटेड ने इक्विटी शेयर खरीदे, इक्विटी शेयर कोई क्वालिफाइंग एसेट नहीं है इसलिए इंटरेस्ट कैपिटलाइज नहीं होगा, पी&एल में जाएगा। ओके सर, इक्विटी शेयर्स क्वालिफाइंग एसेट नहीं होते सर, क्वालिफाइंग एसेट नहीं होते सर। उसके बाद बच्चों आपको केस स्टडी दे रखी, कैश फ्लो से रिलेटेड डाटा दे रखा है और आपसे पूछा है इन्वेस्टिंग का, ऑपरेटिंग का, फाइनेंसिंग का आंसर बताइए कृपा करके। तो बच्चों आइए मैं आपको बताता हूं इनमें से क्या आइटम क्या होगा। बच्चों कैश सेल्स ऑपरेटिंग, ट्रेड रिसीवेबल्स ऑपरेटिंग, रेंट इन्वेस्टिंग, इनकम टैक्स रिफंड ऑपरेटिंग, लोन फ्रॉम बैंक फाइनेंसिंग, इश्यू ऑफ शेयर्स फाइनेंसिंग, इन्वेस्टमेंट की सेल इन्वेस्टिंग, ट्रेड पेबल ऑपरेटिंग, ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंस ऑपरेटिंग, ट्रेड कमीशन ऑपरेटिंग, अंडरराइटिंग कमीशन फाइनेंसिंग, रिडेम्पशन फाइनेंसिंग, ब्रोकरेज ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग फाइनेंसिंग, पेमेंट फॉर ओवरहेड ऑपरेटिंग, परचेज ऑफ गुडविल इन्वेस्टिंग। ये इंटेंजिबल एसेट है, इंटेंजिबल एसेट की परचेज इन्वेस्टिंग में जाती है। इसके बेस पर आपको आंसर देना है। तो बताओ ऑपरेटिंग में क्या क्या आ जाएगा। कैश सेल्स आ जाएगी 15,56,000, ट्रेड रिसीवेबल से जो पैसा आया वो आ जाएगा प्लस 7,40,000, इनकम टैक्स का रिफंड मिल गया प्लस 25,000, ये था इनफ्लो। और आउटफ्लो क्या क्या है ऑपरेटिंग का वो सारा माइनस कर दो। ट्रेड पेबल को पेमेंट कर दी 19,60,000, ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंस पे कर दिए 1,20,000, ट्रेड कमीशन माइनस कर दो 40,500 15,56,000 प्लस 7,40,000 प्लस 25,000 माइनस 19,60,000 माइनस 1,20,000 माइनस 40,500। और ये ओवरहेड की जो पेमेंट हो रही है 46,000 ये माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 154,500 154,500। अब इन्वेस्टिंग का पूछ रहे हैं, ऐसे इन्वेस्टिंग का इनफ्लो प्लस करके इन्वेस्टिंग का आउटफ्लो माइनस कर लो। रेंट आया है 64,000 प्लस इन्वेस्टमेंट की सेल हुई है 49,500, ये हो गया इनफ्लो। और इन्वेस्टिंग का आउटफ्लो क्या क्या है 9200 की ब्रोकरेज और गुडविल की परचेज माइनस 50,000 ही 54,300। इन्वेस्टिंग का आंसर हो गया 54,300। फाइनेंसिंग का आंसर पूछ रहे हैं तो फाइनेंसिंग की इनफ्लो में से फाइनेंसिंग की आउटफ्लो माइनस कर दो। लोन फ्रॉम बैंक 5 लाख प्लस 2,50,000 माइनस अंडरराइटिंग कमीशन 25,000 माइनस रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स 8 लाख माइनस इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग 85,600। नेगेटिव आ रहा है नेगेटिव 160,600, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी नेगेटिव 160,600। और कह रहे हैं परचेज ऑफ गुडविल कहाँ, इन्वेस्टिंग में क्या आ जाएगा परचेज ऑफ गुडविल।
गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है, उसकी परचेज कहाँ जाती है? इन्वेस्टिंग में। इंटेंजिबल एसेट की परचेज इन्वेस्टिंग में जाती है। और बच्चों अगला क्वेश्चन, ग्लो लिमिटेड ने 5 लाख रुपए का लोन लिया जून 2023 में। जून 2023 में लोन 10 किस्तों में जाएगा, हाफ ईयरली, हर 6 महीने में एक, साल में 2 किस्तें, 5 साल तक चलेंगी, हर साल में 2 किस्तें, 10 किस्तें हो गई, 10 इंस्टॉलमेंट हो गए। पहली किस्त शुरू होगी दिसंबर 2023 से। कह रहे हैं 31 मार्च 24 में बैलेंस शीट में क्या शो करोगे, कैसे शो करोगे? शेड्यूल 3 के हिसाब से। राइटिंग पैड पर समझाता हूँ ये मैं आपको, राइटिंग पैड पर समझाता हूँ ये मैं आपको। सुनिए बच्चा पार्टी बहुत ध्यान से। ये ईयर शुरू हुआ 1 अप्रैल 23। इस ईयर में अप्रैल मई जून, मतलब कहीं बीच में जाके जून 2023 में आपने लोन लिया कितने अमाउंट का? 5 लाख रुपीस का। चलो ठीक है, चलो ठीक है। इसकी 10 इंस्टॉलमेंट्स बनेंगी, ठीक है सर। हाफ ईयरली मतलब साल में 2, मतलब साल में 2, ठीक है सर, ठीक है सर। 10 इंस्टॉलमेंट्स बनेंगी हाफ ईयरली, साल में 2 हो गए, साल में 2 हो गए, ठीक है सर। पहली इंस्टॉलमेंट शुरू हो रही है दिसंबर 2023 से, यानी 6 महीने पूरे हो जाएंगे और दिसंबर 2023 यहाँ आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे हो जाएगी। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कितना होगा बता सकते हो सर? 50,000 रुपीज। 50,000 रुपीज, 5 लाख डिवाइडेड बाई 10, 50,000 पहली किस्त पे हो जाएगी, ठीक है सर, ठीक है सर। अगली किस्त कब आएगी सर? और 6 महीने बाद, दिसंबर 23 से 6 महीने आगे चले जाओ, यानी जून 2024 में अगली किस्त आएगी, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट यानी सेकंड इंस्टॉलमेंट। लेकिन इससे पहले आप सेकंड इंस्टॉलमेंट पे करो, ईयर एंड आएगा 31 मार्च 24, क्योंकि जून से पहले आती है मार्च। 31 मार्च 24 को आ रहा है ईयर एंड। इस दिन बता सकते हो आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है? सर 5 लाख का लोन लिया था और 31 मार्च 24 से पहले तो एक ही किस्त पे करी है 50,000 की, तो 4.5 लाख रुपए आउटस्टैंडिंग है। 4.5 लाख रुपए आउटस्टैंडिंग है। 31 मार्च 24 को कह लो या 1 अप्रैल 24 को कह लो, एक ही बात है। 4.5 लाख रुपए आउटस्टैंडिंग है। क्वेश्चन कह रहा है ये 4.5 लाख रुपए आप कैसे शो करोगे? जून 23 में आपने 5 लाख रुपए का लोन लिया, यस सर, जिसकी एक किस्त दिसंबर 23 में पे कर दी 50,000, तो 31 मार्च 24 पे अभी आपका 4.5 लाख रुपया उधार है। अगली किस्त जून 24 में पे होगी, यानी दूसरी किस्त का टाइम अभी नहीं आया, एक ही किस्त पे हुई है और 4.5 लाख उधार है। क्वेश्चन कह रहा है ये 4.5 लाख आप कैसे शो करोगे? बच्चों 3.5 लाख रुपया इसमें से शो होगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग में और 1 लाख रुपया इसमें शो होगा शॉर्ट टर्म बोरोइंग में। सर क्यों शॉर्ट टर्म बोरोइंग में 1 लाख रुपया क्यों शो होगा? बच्चों 50-50 हजार की 2 किस्तें अब तुम पे करोगे ना अगले साल में, तो वो आपकी करंट लायबिलिटी है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग का मतलब क्या? जो अगले 12 महीने के अंदर आप पे करने वाले हो। अगले 12 महीने में कितनी किस्त आती है? एक साल में 2 किस्तें आती है 50-50 हजार की, तो 1 लाख रुपया बना शॉर्ट टर्म। तो 4.5 लाख में से 1 लाख रुपया ऐसा है जो अगले 12 महीने के अंदर अंदर पे करना है, वो बनेगा शॉर्ट टर्म। तो लॉन्ग टर्म कितना है? 3.5 लाख। 3.5 लाख। इसलिए बच्चा पार्टी इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, 3.5 लाख लॉन्ग टर्म बोरिंग में और 1 लाख शॉर्ट टर्म बोरिंग में। ये हो गया सारा का सारा डिस्कशन बच्चा पार्टी, सारा का सारा डिस्कशन। चलिए, तो जनवरी 25 पूरा हमने कर लिया। नेक्स्ट क्लिप में हम लोग सितंबर 24 भी कवर अप करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।